नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी नई सरकार की, चुनाव में हुए प्रचार और प्रसार की, बीजेपी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। शपथ ग्रहण समारोह हुआ 2 दिन पहले 9 तारीख को 7:15 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। कल मंत्रालयों का आवंटन भी हो गया, लेकिन कल ही सरसंघचालक मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंघचालक, वो आरएसएस जिसे बीजेपी, जो इस सरकार की अगुवाई कर रही है, बहुमत नहीं है, लेकिन यह एनडीए सरकार की दरअसल अगुवाई 240 सांसद के साथ बीजेपी कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी इस सरकार के तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। तो आरएसएस को मां कहती है प्रेरणा स्रोत। तो उसी के मुखिया कल कुछ बोले, और बोले ही नहीं, एक तल्खी दिखी, आईना दिखाते हुए दिखाई दिए। मोहन भागवत, कार्यकर्ता विकास वर्ग की यह बैठक थी नागपुर, जहां पर मुख्यालय भी है आरएसएस का, और उन्होंने क्या कहा? 3 शब्दों पर उनका जोर रहा: अहंकार, अशांति और आभासी। भागवत वाणी और ये अशांति, अहंकार और आभासी की कहानी क्या है, आज से हम डिकोड करेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि जो वास्तविक सेवक है, जिसे वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। अब ये किसके लिए कह रहे हैं मोहन भागवत? टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है सरकार का, और अगले ही दिन ये विचार व्यक्त करते हैं सरसंघचालक। और एक होता है कि आप बिना कुछ पढ़े, या लिखित स्क्रिप्ट नहीं है, या टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, जैसे मैं टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करता, तो शब्द जुबान फिसलने की थोड़ी गुंजाइश हो जाती है। रिटन वर्ड था, बाकायदा एक स्क्रिप्ट भी थी सरसंघचालक के सामने, जिसे देखकर वो ये बातें कह रहे थे। तो यानी कि विचार विमर्श हुआ था, चिंतन मनन हुआ, और उसके बाद ये शब्द, ये विचार वाणी में तब्दील हुए। उसके बाद यहीं नहीं रुके, उन्होंने जिस तरह का चुनाव में प्रचार और प्रसार हुआ, उन्होंने कहा चुनाव आम सहमति बनाने की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, यह कोई युद्ध नहीं है, कंपटीशन है, संघर्ष है। यह देश की बेहतरी के लिए होता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। प्रतिपक्ष होता है, प्रतिपक्ष विरोधी नहीं होता। और इसके साथ साथ उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया। अब मणिपुर के बारे में मोहन भागवत ने जो राय व्यक्त की, वो बताने से पहले मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ। ये देर आयत दुरुस्त आयत कहूं। 3 मई को पिछले साल मणिपुर में हिंसा भड़की थी। करगिल का एक हमारा हीरो, उसकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई थी। वो और उनकी एक और जानकार निवस्त्र कर दिया गया था, नंगा घुमाया गया था, औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए थे, लेकिन एक चुप्पी थी, एक मौन था। चलिए, उस मौन को भी तोड़ा है मोहन भागवत ने। उन्होंने क्या कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। इससे पहले यह 10 साल तक शांतिपूर्ण था।
ऐसा लग रहा था कि बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है और अचानक वहां जो संघर्ष पैदा हुआ था या भड़काया गया था वो अभी भी धधक रहा है। इस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए, ये सरकार को इशारा किया जा रहा है क्या आरएसएस की तरफ से? ऐसी तलखी, इस तरह से आईना दिखाने का काम 2005 में हुआ था। सरकार जब चली गई थी यहां तो सरकार फिर से बन गई। तब के सुदर्शन जो सरसंघचालक थे उन्होंने आईना दिखाया था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को कि नई पीढ़ी के लिए जगह खाली कीजिए। वो तनातनी के 10 वर्ष थे। जसवंत सिंह को मंत्री नहीं बनने दिया था आरएसएस ने, वित्त मंत्री। भारतीय मजदूर संघ सक्रिय था, बात बात पर सरकार की निंदा करने से कतई गुरेज नहीं करता था, नकेल कसी हुई थी। अब क्या उसी राह पर सरकार बनने के एक दिन बाद ही आरएसएस चलती दिख रही है क्या? वो आरएसएस जिसके बारे में ठीक चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने क्या कहा? बाकायदा ये अखबार में एक इंटरव्यू दिया गया था, पहले टीजर दिया गया, एक दिन सिर्फ हेडलाइन बताई गई और साक्षात्कार अगले दिन आया। उसमें मुख्य लाइन क्या थी? शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। बहुत से लोगों ने यह भी माना कि यह बीजेपी ने आईना दिखा दिया आरएसएस को कि दिन भर बैठे विमर्श ही करते रहते हो, आप सांस्कृतिक एक संगठन है। यह बात भी दोबारा से दोहराई, अंडरलाइन की थी जगत प्रकाश नड्डा ने। राजनीतिक विंग तो हम हैं, तो राजनीति हमें करने दो। जिस उम्मीदवार को चाहेंगे, जैसा प्रचार प्रसार चाहेंगे, जिस तरह से कैंपेनिंग करना चाहेंगे वो हम करेंगे। अब ऑर्गेनाइजर जिसे मुखपत्र माना जाता है, औपचारिक तौर पर नहीं है पर मुखपत्र माना जाता है आरएसएस का, उसका भी कल एक लेख छपा। अब ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, ये सब संयोग है क्या? मोहन भागवत बोल रहे हैं और ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता है, रत्न शारदा ये लेख लिखते हैं, आजीवन आरएसएस में बिता दिया, आरएसएस चिंतक हैं। वो क्या कहते हैं? 5-6 बिंदु गौर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से लक्ष्य हासिल नहीं होते। 400 का नारा, 400 पार का नारा देकर बीजेपी अपने बबल में, अपने ही गुब्बारे में खुश थी, जमीनी आवाजों को नहीं सुना। बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं को अपने वैचारिक सहयोगियों से संपर्क करने की जरूरत है। समन्वय टूट गया है क्या? क्या यह इशारा किया जा रहा है? बीजेपी नेता आरएसएस से संपर्क नहीं करते तो उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। सलाह मशवरे की कड़ी ही टूट गई है क्या? बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता आम नागरिक की सबसे बड़ी शिकायत थी एमपी एमएलए से मिलना मुश्किल या संभव होना। मंत्रियों की तो बात छोड़िए, सांसद से ही, विधायक से ही मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और आखिरी तंज मैं कहूंगा, बीजेपी के चुने हुए एमपी और मंत्री हमेशा व्यस्त क्यों रहते हैं? दे आर वेरी बिजी। अपने क्षेत्र में कभी दिखाई क्यों नहीं देते? अब अगर विपक्ष ऐसे आरोप लगाए, कोई राजनीतिक विश्लेषक इस तरह का विश्लेषण करे तो वो बात आई गई हो जाती है। पर सरसंघचालक ये बात कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर ये बात छाप रहा है, और छपने में तो ये भी नहीं कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, आधे अधूरे शब्द
आपके सामने पेश कर दिए गए। ऐसा भी नहीं है। और यह तब हो रहा है जब सरकार को लेकर सरकार एक नैरेटिव, एक तस्वीर भेजने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मीडिया भी कदम ताल कर रहा है कि मजबूत सरकार है, बन गई एनडीए की सरकार। विपक्ष झुंझुना बता रहा है कि भाई घटकों को क्या मंत्रालय दे दिए गए। घटकों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो आहट है, अभी गूंज में तब्दील नहीं हुई। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, हरियाणा में भी अभी चुनाव होने हैं, और फिर से पुराने चेहरों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है मंत्रालय में। उसमें क्या कोई सहमति ली गई थी, सलाह मशवरा किया गया आरएसएस के साथ, या आरएसएस के बयानों को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं कि ऐसा कितना बड़ा भोकाल है। 27 सितंबर 2025 को 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस के, और 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। तो बीजेपी आरएसएस कदमताल कर रही है, यह नूरा कुश्ती है या कुछ दिक्कतें आ गई हैं? इस पर हम चर्चा करें। पहले सुनिए भागवत वाणी उन्हीं की जुबानी। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। तो मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, भागवत आईना लेकर खड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, और भागवत वाणी अशांति, अहंकार, आभासी प्रचार की कहानी। चर्चा में मेरे साथ ऐसे विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, जो आरएसएस पर पैनी निगाह बनाए रखते हैं। अंदर खाने क्या होता है, सोच क्या है, विचारधारा क्या है, उससे भली भांति वाकिफ हैं। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, बाकायदा एक किताब लिखी है, हिंदू राष्ट्र, और आरएसएस को स्टडी करना इनकी एक हॉबी भी है, अगर मैं कहूं। गहन चिंतन मनन करते हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं, और विचारधारा के नुआंसेस पकड़ते हैं और समझते भी हैं। इसके अलावा रतन शारदा, जिनका मैंने जिक्र किया, ऑर्गेनाइजर में कल आर्टिकल लिखा है, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और सीधी बात करने वाले प्रभु चावला, एबीवीपी से जुड़े रहे, आरएसएस की विचारधारा से वाकिफ हैं, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार भी हैं, वो जुड़ गए हैं। प्रभु, ऐसा तीखापन, इस तरह से आईना दिखाते हुए आरएसएस 2005 के बाद कभी दिखा है? और ये टाइमिंग सरकार बनने के अगले ही दिन, ये भागवत वाणी क्या कह रही है? मेरे को लगता है
ये सरकार जिस दिन बन रही थी उसी दिन, क्योंकि आरएसएस के वर्ग लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं हर साल नागपुर में, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के, तो ये वहाँ पर उनका समापन समारोह होता है। जब 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके अंदर भाषण दिया जाता है। तो टाइमिंग का कहेंगे कि टाइम इसलिए रखा गया कि वो डेट फिक्स होती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे भी चला था कि आरएसएस वाले अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन में। ये तो 100 साल से जब से आरएसएस बना ये एक डेट फिक्स है, वहाँ पर नागपुर में ट्रेनिंग चलती है। परंतु आपकी बात ये सच है कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई, एएनआई वालों ने पूरा रिकॉर्डिंग किया, उसमें जिस तरह के उन्होंने वक्तव्य दिया वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन उसके अपने आप में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पहले भी ये लोग इस तरह की भाषा बोलते रहे हैं कि सेवक ऐसा होना चाहिए, कार्यकर्ता हमारा ऐसा होना चाहिए, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मोहन भागवत स्पष्टवादी हैं, बोलते रहते, सुदर्शन उससे ज़्यादा थे, सुदर्शन जी बहुत ज़्यादा हो जाकर अग्रेसिव हो जाते थे, परंतु मोहन भागवत जी प्यार से भी हैं पर अपने मन की बात वो कह देते हैं। जो 4 बातें आपने कही हैं ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कईयों को लगता है कि इस सरकार के अंदर एरोगेंस ज़्यादा आ गई है। ऊपर से नीचे तक चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है, इनके स्पोक्स पर्सन जिस तरह की भाषा बोलते हैं, इनके मंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जो उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष है, विरोधी दल नहीं है। अटल जी भी हमेशा अपने आप प्रतिपक्ष बोलते थे, उनके भी जब भी भाषण आप सुनेंगे प्रतिपक्ष पर आते हैं, पर ये अहंकार, प्रभु अहंकार जो शब्द इस्तेमाल किया है कि अहंकार नहीं आना चाहिए, जिसमें अहंकार है वो दरअसल सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। चुनाव के ठीक बाद ये बयान, ठीक है चिंतन था, वो उनकी सालाना एक प्रक्रिया होती है। बीजेपी 240 पर सिमट गई, 400 पार का नारा लगा रही थी, उस और ऑर्गेनाइजर के लेख में इशारा किया गया है, तो संकेत तो साफ है। नहीं, रतन शारजा जी जुड़े हुए हैं आरएसएस, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत से कार्यकर्ता भी रहे हैं आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। पर मैं फिर कहूँगा कि 2nd ईयर जब 3rd ईयर के भाषण देते हैं वहाँ पर संचालक हर साल देते हैं, क्योंकि परिप्रेक्ष्य में फिर बताता हूँ कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर उनका 40-50 मिनट 1 घंटे का भाषण होता है। पर आज जब जिस तरह का भाषण दिया था उसके अंदर पॉलिटिकल इनपुट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता जब आप ट्रेनिंग करके जा रहे हैं तो किस तरह का कार्य करेंगे इसके बारे में एक वो परिमाण पर बिंदु तय करते हैं कि इस तरह का परिभाषा आपके यहाँ होना चाहिए। परंतु आपकी बात सच है, मोहन भागवत जी ने अपना रूप पहली बार दिखाया था 2009 के अंदर। मैं एक घटना सुनाने जा रहा हूँ आपको, मेरे को 2 मिनट बोलने देना। उसके अंदर जब ये तय हुआ था कि यहाँ पर बीजेपी का अध्यक्ष बदल जाएगा, 2009 में तय हुआ था। उस वक्त 2009 के अंदर जो है वेंकैया नायडू उस वक्त अध्यक्ष थे, उनको बदलना था। तो तब तय हुआ कि झगड़ा यहाँ पर वेंकैया नायडू बने, अरुण जेटली बने, या अनंत कुमार बने, या सुषमा कुमार बने, उनके अंदर कंपटीशन चल रहा था। उस वक्त का इंटरव्यू सीधी बात, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू कोई नहीं दिया, मैंने सीधी बात की थी। मैंने पूछने के बाद पॉलिटिकल आंसर वो करते नहीं थे। पहली बार बीजेपी के ऊपर मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये अखबारों में हेडलाइन बनी। उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? नागपुर से नितिन गडकरी साहब बन गए, यंगेस्ट प्रेसिडेंट पार्टी के बने। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि उनका जब सोचने का तरीका होता है, बड़े स्पष्टवादी हैं, उनके दिमाग बड़े क्लियर हैं, उनको किस तरह डायरेक्शन में लेके जाना आरएसएस को। पर पिछले कुछ सालों में लग रहा था कि आरएसएस दबाव में भी आ गई और आरएसएस के जो कोर इश्यूज थे 370 अनुच्छेद 370 हटाना हो, राम मंदिर बनवाना हो, वो इसी सरकार ने मोदी राज में हुआ तो आरएसएस असहज होते हुए भी चुप्पी साध जाता था। पर ये चुप्पी तोड़ दी है क्या आरएसएस ने? बिल्कुल तो थोड़ी है, इसलिए मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि जितना भी एजेंडा था आरएसएस का 370 है, राम मंदिर बनना है। अब अगर आप देखेंगे कि आरएसएस के मोहन भागवत जी को कितनी इंपॉर्टेंस थी मोदी जी ने। जब शिलान्यास किया गया तो मोहन भागवत जी वहाँ थे। जब वहाँ पर रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया मंदिर का, तो मोहन भागवत जी स्टेज से बोले वहाँ पर। हर इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर जहाँ पब्लिक में था, हालांकि गवर्नमेंट टू आरएसएस कोऑर्डिनेशन बहुत कम हुआ पिछले 10 सालों के अंदर। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो दूसरी है। एक सेंटेंस जो आपने इसकी स्पीच के अंदर बोला है कि आरएसएस को भी इसमें घटेस लिया गया, उनकी भी बदनामी की गई, उनके ऊपर हर किस्म के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आक्षेप लगाया। तो आरएसएस के ऊपर जितना अटैक हुआ उससे उनको लगता है क्षति ज़्यादा हुई। और आरएसएस के ऊपर अटैक क्यों हुआ
क्योंकि जिस तरह की भाषा यहाँ के रूलिंग पार्टी के बीजेपी के नेता बोल रहे थे, उसके रिएक्शन में कांग्रेस ने टारगेट किया मोदी को और आरएसएस को। आरएसएस पिछले 100 साल के अंदर इतना बड़ा टारगेट नहीं रहा जितना इस बार इलेक्शन में रहा है। तो आरएसएस को लगा कि हम तो हर बार काम करते, कोई भी सरकार, इंदिरा गांधी ने उस वक्त बुलाया था आरएसएस के लोगों ने जब 1971 का हुआ था, और उससे पहले जो पद प्रदर्शन कर चुके हैं 26 जनवरी के ऊपर यहाँ पर, तो एक संबंध बना हुआ था। तो इस बार ऐसा लगता है कि आरएसएस उतनी बड़ी दुश्मन है कांग्रेस पार्टी की जितनी बीजेपी है। तो आरएसएस को एक पॉलिटिकल एक्टिव बनने, उनको लगा कि हमारे को इतनी, क्योंकि उनकी हर जगह हर प्रदेश के अंदर शाखा है। मणिपुर के बारे में स्पेशली ये कि क्रिश्चियन वहाँ पर मेजोरिटी में आते हैं, और क्रिश्चियंस के साथ एक आउटरीच चल रहा था आरएसएस का पिछले कुछ सालों से वहाँ पर। जब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियन का प्रभाव रहा, धर्म परिवर्तन रहा है, तो आरएसएस का वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया कि क्रिश्चियन लोग जो आरएसएस के साथ जुड़ना चाहते थे कल्चरल रूप से, वो भी दूर हटते चले गए। तो दो कारण थे, एक तो आरएसएस का टारगेट बनना, और दूसरा क्रिश्चियन कन्वर्शन के पीछे जो आरएसएस का काम पिछले 25 साल से चल रहा है, उसको भी चोट पहुंची है। तो इसलिए उस पर भी आएंगे प्रभु, लेकिन ये आरएसएस और मोहन भागवत ने जो आईना दिखाया है, इसमें दबाव की राजनीति भी काम करती दिख रही है क्या? आपने 2009 में अध्यक्ष पद को लेकर जो परिवर्तन हुआ और आरएसएस ने अपनी बात मनवाई, अब जगत प्रकाश नड्डा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ भी ले चुके हैं, अब तो कार्यभार भी उन्होंने संभाल लिया है, नया अध्यक्ष बनना है। आरएसएस अब चाहेगा कि उनके मन मुताबिक ही अध्यक्ष बने, उस दबाव का इस्तेमाल भी हो रहा है क्या इन बयानों के जरिए? नहीं, दबाव नहीं। मैं पहले बताऊं संदीप, अध्यक्ष कोई भी बनेगा वो आरएसएस की मर्जी के बिना नहीं सकता। अभी तक 11 लोग बने हैं बीजेपी के, मैं जनसंघ में नहीं जा रहा, 11 लोग उसके अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी पहले सबसे अध्यक्ष बने थे 1980 के अंदर, 81 के अंदर बीजेपी बनी थी, 6 साल तक रहे। उसके बाद अपने अमित शाह जी 6 साल तक रहे, 2014 से लेकर के 2020 तक। 3 साउथ इंडिया से रहे, बंगारू लक्ष्मण रहे, वेंकैया नायडू रहे, जन कृष्णा मूर्ति रहे, वो 1-1 साल 2-2 साल है, सेकंड टर्म नहीं मिली। राजनाथ सिंह भी 2 बार टर्म के अंदर है, मुरली मनोहर जी सिर्फ 1 साल रहे थे। अब कुशाभाऊ ठाकरे जो फुल टाइम आरएसएस प्रचारक थे, वो पहली बार अध्यक्ष बने। पैसे फुल टाइम प्रचारक बनता नहीं है, वो संगठन मंत्री रहता है। तो ये कहना कि आरएसएस की मर्जी से बनाया नहीं, आरएसएस क्या ही आदमी बीजेपी के अंदर, कि बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, वो मानते नहीं। करेक्शन के संकेत दे रहा है बीजेपी की मौजूदा चुनावी और राजनीतिक रणनीति से मुतमईन नहीं लग रहा है आरएसएस। नहीं, मेरे को चुनावी अध्यक्ष जैसे बनेगा उसके काफ़ी परिवर्तन होंगे। 240 सीटों पे निपट गई है, इसके अंदर अध्यक्ष जो बनेगा, नड्डा जी से जो अपेक्षा थी आरएसएस की, वो शायद मेरे को लगता है भाषा में रिफ्लेक्ट करती है, उनको तो दिखाई नहीं दिया। आरएसएस से स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे, पर नड्डा जी ने जिस तरह से काम किया, मेरे को लगता है आरएसएस ने लगा होगा उनको कि नड्डा जी ने आरएसएस। ठीक है, ये तो बात अभी अहंकार की हुई, हर बिंदु को डिटेल में 1 सेकंड प्रभु चर्चा करेंगे। आशुतोष, अब आ जाते हैं प्रचार की बात भी कर लेते हैं। जो चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर कि चुनाव एक संघर्ष है, एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है, वो कोई युद्ध नहीं है। और जिस तरह से जो इशारा किया प्रभु ने भी कि बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी खींच लिया गया, प्रचार प्रसार से भी खुश नहीं दिख रहा है आरएसएस। चुनाव प्रचार में तो कुछ नहीं बोला, इसके मायने क्या निकालते हैं आप? देखो संदीप, हम लोगों में शायद सबसे ज्यादा संघ के बारे में जानकारी और उसको समझने की जो समझ है वो प्रभु जी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो जिस तरीके से सुदर्शन जी ने, माफ करेगा, भागवत जी ने कल बोला और मैंने पूरी उनकी बातचीत सुनी, उसमें कहीं किसी तरीके से बट परंतु लेकिन है ही नहीं। कम से कम 3 बार उन्होंने चुनाव का जिक्र किया। इसका मतलब यह कि वो जो बोल रहे थे उसका एक मतलब था, जिस संदर्भ में बोल रहे थे उसका एक मतलब था, जिसको संदेश देना चाहते थे वो पूरी तरीके से स्पष्ट था। जब उन्होंने ये कहा कि चुनाव है, कोई स्पर्धा नहीं है, और मैं उनको विरोधी नहीं, मैं प्रतिपक्ष मानता हूं, और किसी भी चीज के 2 नजरिए हो सकते हैं, 2 नजरिए होते हैं, और इसलिए सहमति की बात करते हैं। ये जो 2014 के बाद से भारत की राजनीति में ये हो गया है कि विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं, वो हमारे विरोधी नहीं बल्कि हमारे दुश्मन है, और उनसे किसी तरीके की कोई सहमति की जरूरत है ही नहीं। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था, उस संदर्भ में जब आप उन तीनों चीजों को जोड़ते हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही यह संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके अलावा किसी को संदेश देने की जरूरत है ही नहीं।
ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप अपने विरोधियों को दुश्मन मत समझिए, वो प्रतिपक्षी हैं, उनके एक विचार है, उनका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मर्यादा शब्द का इस्तेमाल किया और उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। यह भी एक तरीके का संदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अहंकार, यानी जो सेवक है वो कभी अहंकार नहीं करता, वो लिप्त नहीं रहता और वो काम करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने काम किया। तो किसके अहंकार की चर्चा पिछले दिनों से हो रही थी? नरेंद्र मोदी जी के अहंकार के बारे में चर्चा लगातार हो रही थी। तो ये संदेश बिल्कुल साफ है। और नहीं, मुझे इसमें लगता है कि ऑर्गेनाइजर के लेख की बात भी को- जोड़ दूं कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से लक्ष्य हासिल नहीं होते। 400 पार का नारा देकर बीजेपी अपने बबल में, अपने गुब्बारे में खुश थी। तो अब क्यों कह रहे हैं भाई? अब 240 का आंकड़ा है तो आप बोलने लगे। 340 होता तो क्या सब कुछ ठीक होता? यह भी अपने आप में एक सवाल है ना। जाहिर सी बात है संदीप, जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ ठीक होता तो 240 नहीं आते ना। अगर 340 आता तो संघ परिवार का कोई भी नहीं बोलता। लेकिन चूंकि आपको 340 नहीं आई, आपको 240 आई, इसलिए बोलना पड़ा। और इसके दो संदर्भ हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए। एक, चौथे चरण के बाद जेपी नड्डा ने जो इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट तौर पर कह दिया अब हम सक्षम हो गए हैं और एक अब बात हमें ध्यान जरूरत रखना, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक वैचारिक संगठन है और आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक और कार्यकर्ता उसको मात्र संगठन मानता है। इसका मतलब यह है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब उसको मां की जरूरत नहीं, उन्होंने मां को डिसोन कर दिया। कौन संगठन करता, कौन संगठन का अध्यक्ष इस बात को बर्दाश्त करेगा कि जो उम्मीदवारों के चयन में आज हम ही को डिसोन कर रहा है। आशुतोष, उम्मीदवारों के चयन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत सारी बातें आई कि भाई सलाह मशवरा नहीं हुआ, संघ की राय नहीं मानी गई, अब संघ के कार्यकर्ता वो घर में बैठ गए। ये वैसे बड़ा एक कन्वीनियंट सा लॉजिक भी आता है कि जीत होती है तो संघ अपने सर सेहरा बांधने की कोशिश करता है, हार हो जाए तो कहेगा देखिए हमारी बात नहीं सुनी थी, हम पीछे हट गए। इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना कि संघ की सुनी नहीं गई, इसलिए संघ ने भी थोड़े हाथ खींच लिए और वो जो आग लगी हुई थी उसमें घी डालकर और उसे भड़काने का काम खुद जेपी नड्डा ने कर दिया, ये कहकर हम सक्षम हैं, आपकी जरूरत नहीं। देखिए संदीप, अगर आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था 23 मई 2023, बिल्कुल याद है। हाँ, राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अब आप चुनाव नहीं जीत सकते। उस वक्त भी संघ ने संकेत दिया था, लेकिन चूंकि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए, उसको लगा कि अब तो हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को तो कोई रोकने वाला है नहीं, लिहाजा हम दुर्दन चलेंगे। और उसके बाद जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तब तो मान लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही। उस संदर्भ में अगर पहले चरण का चुनाव होता और यह स्पष्ट हो जाता है कि उदासीनता दिखाई पड़ रही, इंडिफरेंस दिखाई पड़ रहा और संघ का कार्यकर्ता नहीं निकला है, तो यह संदेश देने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी में। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि संघ यह नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी की सरकार न बने। संघ यह चाहता कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने लेकिन वो कमजोर रहे। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उनको लगता है जब ये 272 के पार चले क्योंकि जाते हैं, संघ कमजोर हो गया था 10 साल किसी की नहीं सुनते। में, बीजेपी ऐसी प्रचंड बहुमत पर सवार थी कि संघ कमजोर महसूस कर रहा था। नहीं संदीप, संघ कमजोर नहीं हुआ था। जो लोग ये मानते कि संघ कमजोर हुआ था वो गलतफहमी के शिकार हैं। हाँ। जिस दिन संघ ये तय कर लेगा कि उसको बीजेपी के साथ नहीं जाना, उस वक्त बीजेपी के लिए आप 200 की बात कर रहे हैं, 150 सीट पाना भी लाले पड़ जाएंगे। और ये इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ा। और क्या उसको और कुछ संकेत संदेश भी दे रहे हैं। मेरे साथ राकेश उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। आईएमसी में होनहार बच्चों को, अरे ये थोड़ा पता होना चाहिए, पत्रकारिता भी सिखाते हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। राकेश, ये 3 शब्दों का मैंने, आप क्योंकि अभी जुड़े हैं, 3 शब्दों का मैंने सवाल में इस्तेमाल किया है: अहंकार, अशांति और आभासी प्रचार। इसकी कहानी मोहन भागवत की वाणी पर जो ये शब्द आए उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जब आईना दिखा रहे हैं आपकी निगाह में मोहन भागवत? उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है जो उन्होंने कहा है। मणिपुर में मैतेई समुदाय लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। कुकी समुदाय के अलग सवाल हैं, लेकिन मूल मुद्दा तो मैतेई समुदाय का है। और पिछले 2 दिन से जो हिंसा हुई है, मैतेई समुदाय के ऊपर अटैक हुआ है, उनके लोगों को मारा गया है,
200 लोग मैतेई समुदाय के वो अपने गांव घर को छोड़कर अलग बसाए गए हैं। ये तब हो रहा है जबकि वहाँ एन बीरेन सिंह, जिनका लंबा जीवन कांग्रेस में बीता है, 20 साल वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 2016 में बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बने, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैतेई की भी रक्षा करें, कुकी की भी रक्षा एक करें। साल बाद याद क्यों आ रहा है मणिपुर संघ को? नहीं, 2 दिन के पिछले 3 दिन में जो हुआ है तो बार बार ये हिंसा भड़क रही है और मैतेई समुदाय का जो एसटी स्टेटस का मसला है वो अभी भी पेंडिंग है। उस पर केंद्र भी शांत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी शांति ओढ़ ली और हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट प्रधानमंत्री भी नहीं गए, गृह मंत्री तो गए, गृह सचिव गए, सरकार संवेदनशील है, सरकार ने मणिपुर की आग को बुझाने के लिए पूरा प्रयास किया जहां तक हो सकता था। प्राथमिकता के आधार पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। सरसंघ चालक तो कह रहे हैं प्राथमिकता नहीं दिखती है। पिछले 1 वर्ष में वो 4 बार संघ बोल चुका है, 4 बैठकों में, और एक बैठक में तो बाकायदा संघ ने प्रस्ताव पारित किया कि भाई मणिपुर के सवाल को सुलझाया जाए। पर संघ को बीजेपी ये भी बताती दिखी ठीक चुनाव के बीच में कि हम सक्षम हो गए हैं। जेपी नड्डा को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? अब मैं कि समझ संघ नहीं के विचार या सलाह की जरूरत नहीं है। संदेश तो ये गया ना, या मैं गलत रीड कर रहा हूं? नहीं, नड्डा जी ने किस संदर्भ में कह दिया, मैंने सॉरी टू से पूरा उसका जो समग्रता से उसका जो परिप्रेक्ष्य है उसको अभी समझा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है तो मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि अपने आप में कंट्रडिक्शन है जब आपके संगठन महामंत्री आरएसएस के हैं। अरे भाई, पहले दिन इंडियन एक्सप्रेस ने बतौर टीजर हेडलाइन छापी, अंदर का मेरे पास जो खबर है, जो मसला है वो नहीं छापा और अगले दिन छपा। आपके पास क्या? मेरे पास जो समाचार है, नड्डा जी डिनाई कर चुके हैं कि मेरे बयान को डिस्टॉर्ट करके छापा गया है। जिस चीज को बाकायदा टीज किया गया हो, अगले दिन पूरा इंटरव्यू छपा हो और वो बयान चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया हो। मैं खबर बता रहा हूं, संघ के संवाद में और संघ के बड़े अधिकारियों से संवाद में नड्डा जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरा बयान पूरे संदर्भ से तोड़ मरोड़ कर छापा गया है, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। अब हमारे साथ रतन शारदा भी जुड़ गए हैं। इनके लेख का हमने जिक्र किया, ऑर्गेनाइजर में जो लेख है, तो अहंकार, अशांति, आभासी प्रचार में जो आपके लेख के बुलेट पॉइंट्स थे वो तो मैंने बता दिए हैं दर्शकों को, रतन शारदा जी। पर ये आपको सरकार बनने के 1 दिन बाद ही ऑर्गेनाइजर में छापने की जरूरत क्यों महसूस हुई? राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, यू नो इट बेटर देन आई डू। अब कहते रिजल्ट आने के बाद ही कहेंगे ना। रिजल्ट आया, पता चला। मैंने रिजल्ट आने के पहले 1 दिन पहले मैंने एक और आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि 11 स्टेप्स फॉर 11th ईयर ऑफ मिस्टर मोदी, एंड मोदी जी जीत रहे हैं मान के मैंने लिखा था। उसके 3 दिन पहले लिखा था टाइम टू रिटर्न टू सेन पॉलिटिक्स, बाय विच आई मेंट कि आपको ये सारी जो छिछालेदारी, जिस प्रकार की एक्सट्रीम स्टैंड लिए जाते हैं, जहर होता है वो डिबेट्स के अंदर, वो खत्म करना चाहिए। इलेक्शन हो गया, एक जो पुरानी एक शालीन राजनीति थी उसके ऊपर आना चाहिए, ये भी मैंने कहा था। अब जहां तक इसका सवाल आता है कि नहीं, इसका मतलब एक सेकंड के लिए रतन जी आपको मैं रोक रहा हूं। आपका इशारा क्या ये कि मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस ले जाएंगे, टोटी खोल देंगे, मुजरा, इस तरह का प्रचार प्रसार जो हुआ उस बबल में, उस गुब्बारे में फंस गई थी क्या, जो गैर जरूरी था? क्या आपका ये मानना है? देखिए, ये तो दोनों तरह से हुआ ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो कहा वो केवल एक पक्ष ने कहा। उसके पहले बहुत भद्दे किस्म के व्यवहार, और जब से सबसे पहली बात है कि झूठा एक प्रचार, शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो फेक वीडियोस चलाए गए, गली गली में चलाए गए, वो क्या था? वो जहर के कारण बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मुस्लिम पोलराइजेशन, शेड्यूल ट्राइब गोइंग अवे फ्रॉम बीजेपी, इतना ही नहीं तो 23 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 53 सीटों का फायदा। क्या ये गलत नहीं था? क्या ये कहना कि इलेक्शन में जीतने के बाद में ये इलीगल जीत है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, कौन सी शालीनता है? तो गलतियां दोनों से हुई। जब सामने हमला करेंगे, बीजेपी भी उसी तरह से उत्तर दे रहा है। मैंने तब भी कहा था, ये भी मैंने कहा था एक ट्वीट के अंदर कि ऑपोजिशन कुछ भी करे, आप एरोगेंस पे मत जाइए, क्योंकि हम सत्ताधारी पक्ष ये जो एरोगेंस शब्द है, ये एक कंटिन्यूइंग थीम था आपका। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, अहंकार, कि भाई बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी
क्या जनता से जो जुड़ाव है वो टूट गया, वीआईपी कल्चर आ गया है, उसकी चिंता जाहिर आपने करती मुझे की है? मुझे मुझे एरोगेंस सत्ताधारी मिनिस्ट्रों का बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि एक साधारण जो एमपी और एमएलए है, जिसको समय नहीं है कार्यकर्ता के लिए, जिसको उसकी शिकायत सुनने का समय नहीं है, इस प्रकार का एक आपस में कंफर्ट लेवल कि मोदी जी तो 10 साल से हमें जिता ही रहे हैं, हम केवल सोशल मीडिया में पोस्ट डाल देंगे तो हम जीत जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग बैठे हैं इन सारे चीजों में जिन्होंने कभी हार नहीं देखी, कि कभी किन्होंने हार्ड जो परिश्रम होता है बीजेपी के नेताओं का पेट काट काट कर काम करने का, उन्होंने देखा नहीं, इनको देखा नहीं की जरूरत है। और जब वो अगर उनको फीडबैक नहीं मिला कि कांग्रेस इस प्रकार प्रचार कर रही है, शेड्यूल कास्ट दूर जा रहा है, देयर इज अ डेफिनेटली तो कोई भी संगठन होता है, कोई भी पार्टी होती है, ऊपर से जैसा संदेश आता है उसी तरह से नीचे बर्ताव भी तो होने लगता है। ये भी एक कड़वी हकीकत है। बीजेपी में अलग है ना, बीजेपी के अंदर टू वे कम्युनिकेशन है जो इस समय नहीं दिखा, और इसके कारण मैंने वार्तालाप प्रश्न टूट किया, गया, अगर विचार विमर्श टूट गया। कहीं ना देखिए, आरएसएस तो एक साइड पे छोड़ दीजिए, विद इन बीजेपी अगर कार्यकर्ता मुझे कहता आपने सही लिखा, लेकिन कार्यकर्ता वो बात आगे ऊपर नहीं बता पाया, या ऊपर वालों को पता नहीं चला, मोदी जी को पता था गड़बड़ हो रही है, मोदी जी ने बार बार मुद्दे उठाए, नीचे मुद्दे से गली तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि ठीक है, देखिए दिक्कत क्या है कि कार्यकर्ता जो सेल्फी कार्यकर्ता है, उसको लगता है कि सोशल मीडिया यही समाज है। नहीं, सही समाज तो सोशलिस्ट मीडिया ये समाज नहीं है, सोसाइटी नहीं है, उसके लिए समाज में उतरना पड़ता है। वो जो कमी इस बार देखने जमीन को से मिली, पहले जुड़ाव भी होती थी, टूटता दिखा है। पहले ढकी जाती थी। बीजेपी का कांग्रेस से ही करण भी हो रहा है, अगर मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पर लूं, रतन शारदा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि जो बीजेपी का गुण है कि कार्यकर्ता और नेता के अंदर जो एक बहुत पक्के संबंध है, जहाँ खुल के बात करता है, जहाँ उसकी बात सुनी जाती है, और वही कार्यकर्ता चुप बैठता है कि चलो मोदी जी तो उनके कंधों पे सवार, हम जीतते रहेंगे। ये जो एटीट्यूड था, टॉकिंग ऑफ दैट एरोगेंस, अगर आप बीजेपी के लीडर आप को, सरकार को मिड लेवल असहज लीडर को नहीं संदेश करते भेजते हैं। हैं। ऑर्गेनाइजर में आपका लेख छपता है, उधर सरसंघ चालक बोल देते हैं, सरकार जुम्मा जुम्मा सरकार एक और दिन दल- हुआ है बने हुए, देखिए, और सरकार आप हमलावर हो जाते हैं। सरकार और बीजेपी पार्टी में फर्क है। अभी आपने नड्डा जी की बात की, नड्डा जी की इसी बात को मैं भी कर चुका हूं किन्हीं की चर्चा में, कि मैं 2007-8 में लिख चुका हूं कि हर दल, जो संगठन बड़ा हुआ है, उसका अपना केडर, अपने प्रचारक, अपने सारा संगठन खड़ा होता है। संघ सभी के लिए काम नहीं कर सकता, इतने कार्यकर्ता खड़े नहीं कर सकता, सब अपने कार्यकर्ता खड़े करते हैं। बीजेपी में भी किए हैं, और ये करने के कारण बीजेपी काम करे। अनफॉर्चुनेटली नड्डा जी ने जिस समय कहा, और आज का लोग कैसे हैं कि एक वाक्य से जजमेंट करते हैं, ना तो पूरा क्लिप सुनेगा कोई, ना पूरा वीडियो सुनेगा, ना कोई पूरा समाचार पढ़ेगा। तो ये तो उसके कारण बीजेपी भी उन्होंने कहा जानती है, कि आरएसएस भी हाँ, तो जानती ठीक है है। ना, तो टाइमिंग इसीलिए मैंने मैंने इसीलिए कहा, कहा पहले सवाल में ही, टाइमिंग इसीलिए इज मैंने ऑफ कहा, एग्जैक्टली, एसेंस तो इन वो जो, पॉलिटिक्स। हाँ तो वही कह रहा हूं मैं कि वह जो करना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली नड्डा जी ने वो फिनेस से बात नहीं की, गलत समय की। वो मैसेज ही क्या वो है कि संघ की अकेले जरूरत जेपी नहीं है, नड्डा ही हम इतना नहीं कहते। अहम, इतना बड़ा बयान दे सकते हैं, इस पर भी सवाल उठेंगे प्रोफेसर चंद्रचूड़ उठे सिंह। रहे ना, उसमें क्या हो गया? हाँ, देखिए, मुझे लगता है संदीप जी, ये पूरा जो डिबेट है, इसको मुझे 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 लगता है कि 2 सेकंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय भागवत जी का जो विचार है, उसको आप कई दृष्टि से देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण तो बिल्कुल, चूंकि चुनाव हुआ है और बीजेपी की कुछ सीटें कम आई हैं, तो आप उसको उससे जोड़ सकते हैं। लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें, तो मुझे लगता है ये उनका जो बयान है वो बड़ा अभिभावकीय दृष्टिकोण से दिया गया बयान है, जिसमें वो सिर्फ किसी एक को नहीं कह रहे, वो भारत के राजनीतिक संस्कृति की ओर इशारा कर रहे हैं। और वो ये कांग्रेस क्यों सुनेगी कि सरसंघ चालक क्या बोल रहे हैं? संदेश तो बीजेपी के लिए है ना। कांग्रेस बीजेपी की मां है दरअसल आरएसएस, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं सर, वो मां है, संगठन है, वैचारिकता है। मुझे लगता है आरएसएस को वैचारिकता के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, और वो किसी भी नागरिक के लिए या किसी भी दल के लिए ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो अगर एक अभिभावकीय अंदाज में जब संदेश दिया जाता है, तो माँ या पिता, बेटा थोड़ा गुमराह हो रहा हो, रास्ता भटक रहा हो, तब ये कहा जाता है ना। देखिए, अब हर एक जो बेटा है, माँ है, बाप है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जो बौद्धिगमता है वो ये है कि अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचारों की बहुलता होगी, विचारों की बहुलता होगी तो मतभेद होगा, पर मतभेद जो है वो स्वास्थ्य लायक हो, वो हेल्दी हो, डिस्कशन हो, ताकि नए विचारों का दुश्मनी रंजिश नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ। और ये जैसा रतन जी ने कहा, ये कोई की नसीहत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की पर राजनीतिक दंगल तो दुश्मनी का अखाड़ा बन गया है ना।
वही तो मरने बात है। मारने का काम हो गया। जो गिरता हुआ जो हमारा संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है, उस संस्कृति के उत्थान की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि वो नफरत की दुकान खुल गई। ये तो राहुल गांधी वाले सुर में लाना हो गया। नहीं, ये आप अपनी तरफ से दृष्टिकोण दे रहे हैं, पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप जैसा शारदा जी ने कहा कि दोनों तरफों से, और विशेषकर क्या विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात क्या करें, जब अगर संस्कृति इस तरीके से अगर नीचे जा रही है तो किसी न किसी को अंदर में तो ये महज चिंता है। पूरी राजनीतिक जमात को एक संकेत संदेश दिया जा रहा है। भागवत वाणी जो ये राजनीतिक कहानी बयां कर रही है, इसके कुछ और मायने अभी बाकी हैं। तो चर्चा कर रहे हैं सरकार बनने के एक दिन बाद आईना दिखाते क्यों दिख रहे हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत। अहंकार, अशांति, आभासी प्रचार की तो हमने बात की। एक और खबर अभी मैंने दर्शकों को बताई अभय दुबे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से कहा है कि मोदी का परिवार हटा लीजिए अपने एक्स के हैंडल पर। ये हो क्या रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने खोई हुई अथॉरिटी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पिछले 10 साल में भाजपा और आरएसएस के संबंधों पर निगाह डालें तो आप पाएंगे ये पूरी कहानी लॉस ऑफ अथॉरिटी की कहानी है। आरएसएस का प्राधिकार का लगातार क्षय होता गया है। अंतिम बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा की मोदी सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश 2015 में कर पाई थी, जब यहाँ पर दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार के मध्यांचल भवन में मोहन भागवत ने सबसे कहा था कि आप सब मंत्री लोग आइए अपनी अपनी फाइलें लेके और हमें बताइए कि आपने क्या किया। अब दो दर्शकों की राय आ रही है। प्रियंका है, हिमाचल प्रदेश वासियों को कह रही हैं कि ना मतभेद है ना मनभेद, ये तो महज एक नसीहत है। और दूसरे पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर ये सलाह दी जा रही है, कुछ खटपट हो गई है क्या? नहीं, खटपट तो बहुत दिनों से चल रही है, मेरा मानना है। देखिए, राम मंदिर बनवाने का मसला भी आरएसएस जिस तरह चाहता था उस तरह मोदी ने करने से इनकार कर दिया। मोदी ने अपने तरीके से उसको किया। आरएसएस का एजेंडा जरूर उन्होंने लागू किया है, लेकिन लगातार जो भाजपा का पिता है, उस पिता को अंगूठा दिखाते हुए उसका तिरस्कार करते हुए किया है और उसके खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये कोई जो नड्डा साहब ने कहा था चुनाव के बीच में, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने धोखे में कह दिया। चूंकि सीटें कम हो गई उनकी, इसलिए अब इस तरह की लीपापोती उस पर की जा रही है। आरएसएस के लोग भी लीपापोती कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भी लीपापोती कर रहे हैं। सीधी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण भाजपा के ऊपर से लगभग समाप्त हो चुका था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस नियंत्रण को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, सत्ता का बंदोबस्त गड़बड़ाए बिना। वो ये नहीं चाहते कि सत्ता का बंदोबस्त चला रहा है, नैतिक हंटर चला रहा है। ये देखिए, नागपुर से लगातार खबरें आ रही थी महाराष्ट्र से कि अगर मोदी सरकार को 350 सीटें मिल गई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने प्रचारकों को वहां से वापस बुलाना शुरू कर देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने लोग बाकायदा इसकी पोस्टिंग कर रहे थे इस तरह की। मेरे पास वो पोस्टिंग है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा वो पोस्टिंग, कि वो उनका जो प्रचारक संगठन मंत्री बने बैठे हैं उनको एक एक करके वापस बुलाना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि उसकी जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। मोहन भागवत वक्तव्य दे रहे हैं। तो ये दबाव है, ये नसीहत है, कुछ खटपट हो गई है। सरकार बनने के एक दिन बाद ऐसे बयान अनायास तो आते नहीं हैं। बहुत से लोग कहेंगे परिवार के अंदर की बात है, ये संघ परिवार के हिस्सा हैं, आपस में ये उलझते रहेंगे और सुलझते भी रहेंगे। लेकिन सरकार की स्थिरता और स्थायित्व पर भी कुछ असर आएगा, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा या जोश बढ़ाने का भी तरीका है। आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।